हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, तो ये वीडियो देखकर आप ज़रूर जाइएगा सीटेट का एग्ज़ाम देने, क्योंकि जो सीडीपी सब्जेक्ट आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। फ्रेंड्स, आज की जो ये सीरीज़ है क्वेश्चंस की, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि थियोरी आप लोगों ने पढ़ ली होगी और अभी लास्ट टाइम है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर बताते हुए चलूँगी, ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि थियोरी तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। इस वीडियो के थ्रू आपका रिविज़न हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी करा दिया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने कुछ सीरीज़ करवाई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, निम्न में से किस चीज़ को देता है? प्रतियोगिता को, सहयोग को, प्रतिद्वंदिता को, या फिर तटस्थता को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। ठीक है, क्योंकि इधर तो कंपटीशन वगैरह की बात करिए, नेगेटिव टर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? सबसे पहला है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बैलेंस की स्टेज में है, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। वह अत्यधिक संवेदनशील है, अत्यधिक संवेदनशील होना तो नेगेटिव चीज़ है। किसी भी काम के लिए अत्यधिक अगर आप हैं, संवेदनशील हैं, तो वो चीज़ नेगेटिव ही होती है। नेक्स्ट है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। यहाँ पर रिजिडिटी की बात कर दी, रिजिड नहीं होना है, सख्त नहीं होना है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन 2 बचे। इनमें से जो बेस्ट लग रहा है वो ऑप्शन ए है कि वो संवेदनात्मक रूप से बैलेंस की स्थिति में है। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, ये नेगेटिव चीज़ है। आप बच्चों को आजीविका कमाएं इसलिए थोड़ी ना पढ़ाते हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं, पढ़ना एवं लिखना सीखना एंड बौद्धिक विकास। देखिए, ये भी सही है, बट ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ऑप्शन बी के अंदर, सर्वांगीण विकास के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 to 110 के मध्य है, वह है। देखिए, ये आपको IQ टेबल याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 90 to 110 के बीच में जिनका IQ लेवल होता है वो सामान्य बुद्धि की कैटेगरी में आते हैं, तो ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? अगर आपको याद है तो मैंने आपको CCE कराया था, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जो ये सेकंड वाला सी है ना, ये होता है कॉम्प्रीहेंसिव, जिसे हम बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन, और क्वेश्चन में व्यापक मूल्यांकन ही पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, ये जो व्यापक मूल्यांकन होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है शैक्षिक और एक होता है सह शैक्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन देखकर ही अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए इनमें से? सबसे पहला है, शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। चुप कराना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है। शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, इस ऑप्शन में। सी ऑप्शन है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, ये भी नेगेटिव चीज़ है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ। डी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। डी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है कि शिक्षक पहले खुद से उस चीज़ को समझेंगे और बाद में आंसर देंगे, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब शांत करनी चाहिए? ऑप्शन ए है, जब शिक्षक फुर्सत में हो। आप अपनी फुर्सत का वेट थोड़ी करेंगे कि जब आप फुर्सत में होंगे तब बच्चे की जिज्ञासा शांत करेंगे। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कुछ समय के पश्चात या फिर
तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर ये कहा है कि जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तो तत्काल आप उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। अब देखिए, माता पिता अनपढ़ हैं और बच्चों को भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो आप बच्चे से सीधा अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य करना अच्छी बात नहीं है, फोर्स करना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। मातृभाषा में बोलने से नहीं रोकना है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग मदर टंग होती है। उनकी मदर टंग को बढ़ावा देना होता है, ना कि मदर टंग में बोलने से रोकना होता है। ये चीज़ NEP 2020 में भी कही गई है, ये चीज़ RTE ने भी कहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मदर टंग को तो इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है। तो बच्चा डी ऑप्शन यही राइट होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसकी जो मदर टंग है उसको भी आप प्रमोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ अंग्रेजी सिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 to 14, 7 to 13, 5 to 11 या 6 to 12 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी और ये कहा है RTE 2009 ने। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बिल्कुल सही लग रहा है। बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखिए, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो गई। अध्यापक का विषय यानी कि अध्यापक को जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो, और साथ में बाल मनोविज्ञान का। तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है, 7 नहीं बल्कि 8 किया था, ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें से चूज़ करेंगे कि उनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, ये तो उन्होंने दी थी, स्पेशल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक, नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक, और उसके बाद है भावात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि। उन्होंने भावनात्मक बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं बताई। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। देखिए, पियाजे से पूछ लिया इन्होंने क्वेश्चन, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। कहने का मतलब है किस स्टेज में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, यानी कि लॉजिक लगाना किस स्टेज से वो स्टार्ट करता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पियाजे की जब थियरी कराई थी, उन्होंने 4 स्टेप दिए थे। उसका न्यूमोनिक था SPCF। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, लॉजिकली सोच सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज 3 जो होती है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर किन चीज़ों के लिए लॉजिक लगाता है? वो मूर्त चीज़ों के लिए, ठीक है, जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं। और जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, वहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए भी लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? नॉट पूछा है, स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए?
इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास। बिल्कुल, ये तो करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। बिल्कुल सही बात है। फिर है उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ठीक है, रचनात्मक निर्धारकों की बात हो रही है। पहला है वार्तालाप कौशल, ये तो सही लग रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य, परियोजना कार्य, ये भी सही है। मौखिक प्रश्न, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उपागम नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे प्रश्न होते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो अति मेधावी होते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है। उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, ये भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। जब वे चाहे तब पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक का। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से आपको चूज़ करना है। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमज़ोर क्षेत्र को चिन्हित करना ये कोई इसका रीज़न नहीं है। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, ऐसा नहीं होता है। एकेडमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना, ऑफ कोर्स सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नैदानिक डायग्नोस्टिक मैंने आपको बताया था जब सीसी पढ़ाया था, तो वहाँ पर कारणों का पता लगाया जाता है कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ बच्चों को लर्निंग की प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ पता करनी होती है आपने। ठीक है, डायग्नोस्टिक में तो कारणों का पता करना, जहाँ भी आपको दिख गया आप लोग टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, निचली कक्षाओं की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण को बेहतर मानेंगे, प्रदर्शन को बेहतर मानेंगे, स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव है उसको बेहतर मानेंगे, या ये सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस लिए होगा पता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बच्चा खुद से कोई एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी से वो अनुभव ले रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखेगा कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा काम कर रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अति महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। नेक्स्ट देखेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय का जो वातावरण होता है ना फ्रेंड्स, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ में जो अध्यापक की भूमिका होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए, ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ठीक लग रहा है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। नहीं, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यह समय बिताने में सहायक होगा। समय बिताने के लिए थोड़ी ना जाते हैं हम स्कूल में, है ना। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑफ कोर्स डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन, देखिए यहाँ पर शारीरिक भी आ गया जो ऑप्शन ए में है, और साथ में सहयोग भी आ गया,
तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको पॉजिटिव मिल गई हैं, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के परिवार को देख करके सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? ये क्वेश्चन तो इजी है फ्रेंड्स, ये देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर अनुबंधन की कोई बात नहीं हुई है, प्रयोग की कोई बात नहीं हुई है, आकस्मिक अधिगम तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर किस तरह से विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, वो बताना है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव कर, या फिर अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए, कहानियाँ सुनाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये लेक्चर मेथड के अंदर आ गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके, ठीक है। जब टीचर आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तब बच्चे भी सीखेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने ये वाली थ्योरी पढ़ी होगी, फ्रॉयड ने थ्योरी दी थी फ्रेंड्स, उस थ्योरी को आप लोग पढ़ लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। फ्रॉयड ने एक थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मन का मानचित्र किससे संबंधित है? बोझ बढ़ाने की तकनीक से, ऐसा थोड़ी होता है बोझ बढ़ाना। साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, साहसिक कार्य की बात नहीं होती है मन के मानचित्र में। मन का चित्र बनाने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, इसके बाद एक वीडियो और लेकर के आऊँगी मैं, जहाँ पर आपको और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर आपको कुछ नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, PDF वगैरह, तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सीटेट का एग्ज़ाम आ ही गया है मान लो, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं। और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ सकें, स्टार्टिंग से इतना टाइम नहीं है। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, आप मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैंने साइंस पेडागोजी और EVS पेडागोजी की मैराथन करवाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।